हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान पेपर 2 व्याधि सीरीज में नेक्स्ट व्याधि दैट इज द आमवात रोग के बारे में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सारे जो व्याधि हैं हम सबको अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस हर एक पॉइंट्स को कवर करते जा रहे हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है और जो आपको यूटी में पूछ सकता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये जो आमवात टॉपिक है हमारा रोग निदान को, वो आपको 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के लिए इस पे क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस। तो इसको हम लोग उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग उसके निरुक्ति, उसके व्याख्या, परिभाषा आदि के बारे में, उसके पूर्व रूप, लक्षण, फिर संप्राप्ति, संप्राप्ति चक्र, साध्य साध्यता आदि हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। ये जो व्याधि है क्लिनिकल पर्पस भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसके जो पेशेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि ज्यादातर क्या करते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए ही अप्रोच रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो व्याधि है आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आमवात के निरुक्ति के बारे में। तो निरुक्ति में बोला गया कि आमेन सहित वातः आमवातः या फिर आमश्च वातश्च आमवातः, मतलब कि जब आम एवं वात एक साथ उपस्थित हो तो उसे आमवात ये संज्ञा दी जाती है। मतलब कि ऐसे स्थान जहाँ पे आम और वात एक साथ उपस्थित होकर शरीर में कोई खवैगुण्यता व्याधि उत्पन्न करते हैं, इस कंडीशन को, इस व्याधि को हम लोग आमवात कहते हैं। वहीं पे बात करेंगे आमवात के हेतु के बारे में कि किन कारणों से बेसिकली शरीर में ये आमवात उत्पन्न होता है। तो बेसिकली बोला गया है कि विरुद्ध आहार चिष्टस्य मंद अग्नेर अनिलस्य च स्निग्ध भुक्तवतो ह्योन व्यायाम कुर्वतस्कता। मतलब कि आम उत्पन्न होने के लिए निम्न कारण बताए गए हैं, जिसमें कि वात प्रकोप के साथ साथ कफ का प्रकोप भी देखना मिलता है, मतलब देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आमवात सिर्फ वात का नहीं, बेसिकली कफ के साथ इसका प्रकोपन देखने को मिलता है, क्योंकि वात तो है ही, वात के कारण वहां पे आपको वेदना आदि तो देखने को मिलते हैं, लेकिन कफ के कारण ही यहाँ पे आम की उत्पत्ति होती है। तो आम अलॉन्ग विद द वात, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आमवात कहते हैं। अब इसमें व्याधि उत्पन्न होने के कारण जो बताए गए, इसमें सबसे पहला कारण बोला गया है कि जात्रा मंद होते हुए भी विरुद्ध आहार का सेवन करना या फिर शरीर की विरुद्ध चेष्टा करना। मतलब कि पहले से जात्रा अग्निमंद है, ऐसे कंडीशन में विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सम्यक आहार है उसका ही अच्छे से पचन नहीं हो पाता इनके मंद जाठर अग्नि, और उस पर से आप अगर विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं तो वो टोटली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आम में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके अलावा बोला गया है कि यहाँ पे अगर विरुद्ध चेष्टा कर रहे, शरीर में विपरीत चेष्टा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें आम की उत्पत्ति देखने को मिलते हैं। सेकेंड चीज बोला गया है कि स्निग्ध आहार का सेवन करने, अति व्यायाम करने। ठीक है, मतलब कि खाना खा के स्निग्ध आहार आदि करके तुरंत क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा व्यायाम कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो रहा है, वात का प्रकोपन हो रहा है। तो इन सभी कारणों के कारण यहाँ पे आमवात व्याधि उत्पन्न होते हुए देखने को मिलते हैं। मतलब कि विरुद्ध चेष्टाओं से अति व्यायाम, अति व्यय, जल तरण इत्यादि वात प्रकोपक हेतुओं से आमवात की उत्पत्ति के लिए अपेक्षित है। मतलब ये सब डिफरेंट डिफरेंट रीजंस बताए गए, कारण बताए गए, हेतु बताए गए, इन्हीं के कारण शरीर में आमवात की उत्पत्ति मानी गई है। आगे हम बात करेंगे आमवात के संप्राप्ति के बारे में कि किस प्रकार से इसके संप्राप्ति देखने को मिलते हैं शरीर में। तो बेसिकली बोला गया है कि आमवात में व्याधि में हेतुओं के सेवन से एक साथ की वात और कफ का प्रकोप होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने ऊपर भी देखा कि यहाँ पे जो आमवात है इसमें वात और कफ दोनों का प्रकोपन होता है। स्निग्ध, गुरु, पिच्छिल आदि जो कफ प्रधान गुणों के द्रव्य हैं, उनके अति सेवन करने से अग्निमांद होकर आम की उत्पत्ति होती है। उसके बाद बोला गया कि वात प्रकोपक व्यायाम आदि हेतुओं से प्रकोपित हुए वायु द्वारा उत्पन्न हुआ आम कोष्ठ से हृदय एवं 10 धमनी द्वारा सर्व शरीर में रसवा स्रोतस के मार्फत संचारित होता है। अब यह जो आम है श्लेष्म स्थान अर्थात आमाशय तथा संधि स्थान में स्थान संश्रित होता है, और आम के गुरु, पिच्छिल, स्थान आदि गुणों से रसवा स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या क्या बोला गया है, सबसे पहले स्निग्ध, गुरु आदि जो आहार विहार है वो कर रहे हैं, जिसके कारण कफ बढ़ रहा है। अब कफ बढ़ने के साथ साथ कुछ हेतुओं के कारण वात बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, आम की भी उत्पत्ति हो चुकी है, साथ ही साथ वात का भी प्रकोप होगा। तो ये जो वात प्रकोपित वात है वो आम को क्या करता है, कोष्ठ से कहाँ पे ले जाता है, हृदय, और हृदय से 10 धमनी द्वारा पूरे शरीर में संचारित करता है। अब ये जो आम है सभी जगह पे जाता है, आमाशय में जाता है, संधि स्थान में स्थान संश्रित करता है, और अपने जो डिफरेंट डिफरेंट गुण है उसके कारण रसवा स्रोतस में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अब अन्न रस के साथ वात एवं कफ दोष सम्मिश्र हो जाने के कारण अनेक वर्ण वाला अति पिच्छिल ऐसा आम निर्माण होता है, जिसके सार्वदैहिक संचार करने से तीव्र दौर्बल्य, हृदय गौरव आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं, और यह आम अति दारुण स्वरूप के आमवत व्याधि की उत्पत्ति करता है।
ठीक है। अब ये पूरे शरीर में संचारित होने के कारण क्या करता है, दौर्बल्य उत्पन्न करता है, हृदय में गौरवत्व उत्पन्न करता है और अति दारुण प्रवृत्ति का आम वात व्याधि उत्पन्न करता है। अब ये जो आम और वात है और कफ दोष त्रिक संधि स्थान में प्रवेश करते हैं और आम, प्रकोपित वात और कफ इन तीनों के संयोग से युगपत प्रकोप बोला जाता है। मतलब इन तीनों के संयोग को क्या बोलते हैं, युगपत प्रकोप कहते हैं, जिसके कारण त्रिक वेदना और संधियों में स्तब्धता उत्पन्न होते, इस तरह आमवात व्याधि उत्पन्न होता है। तो क्या क्या देखा हम लोग ने, वो संप्राप्ति चक्र से आपको इजीली समझ जाएगा कि सबसे पहले क्या हो रहा है, हेतु सेवन हो रहा है, हेतु सेवन की वजह से वात एवं कफ प्रकोप हो रहा है। अब वात और कफ प्रकोप हो रहा है तो यहाँ पे जो कफ के गुण है, स्नेग्ध, गुरु, पिच्छिल आदि गुण प्रदान द्रव्य और सेवन से और अग्निमांद हो रहा है और कफ है, साथ ही साथ आम की भी उत्पत्ति हो जा रही है। अब अन्न रस के साथ, जो अन्न रस है उसके साथ वात एवं कफ दोष सम्मिश्रित हो जाते हैं। मतलब कि जो आम उत्पत्ति हो रहे हैं उसके साथ वात और कफ दोष भी आ जा रहे हैं और इसके कारण अनेक वर्ण वाले अति पिच्छिल आम की उत्पत्ति। जो आम पहले क्या था, सामान्य आम था, वो अति पिच्छिल हो जाता है। इसके बाद बोला गया है कि जो प्रकोपित वायु है, ये जो अति पिच्छिल आम है उसको रसवा स्रोतस और कोष्ठ से हृदय एवं 10 धमनियों द्वारा सर्व शरीर में संचरित करता है। मतलब ये क्या करता है, वात इस जो पिच्छिल आम को पूरे शरीर में ले जाता है। अब जो आम है, प्रकोपित वात है और जो कफ है, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, युगपत प्रकोप कहते हैं। अब इन तीनों के कारण तीन जो त्रिक संधि स्थान है, ये तीनों क्या करते हैं, संधि स्थान में प्रवेश करते हैं और तीव्र दौर्बल्य, हृदय गौरव, त्रिक वेदना, संधिशूल, स्तब्धता आदि लक्षण की उत्पत्ति करते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आम वात की व्याधि कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या देखने को मिलता है, टोटल संप्राप्ति ऑफ द आम वात देखने को मिलता है। ये जो संप्राप्ति आपको अच्छे से करना है, क्योंकि संप्राप्ति जो है अगर आपको आम वात की याद रहेगी तभी आप क्या कर सकते हैं, इसका उपचार, इसकी चिकित्सा अच्छे प्रकार से कर पाओगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव भी ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं पे बात करेंगे संप्राप्ति घटक की कौन कौन से दोष, स्रोतस आदि इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि दोष में बेसिकली तीनों दोष रहते हैं, लेकिन इसमें वात प्रधान और आम दोष देखने को मिलता है। दूसरे में बेसिकली सभी धातु आ जाते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मस्ति, शिरा, स्नायु, अस्थि, संदेह सभी आ जाते हैं। स्रोतस में बेसिकली अन्नव, रसव, अस्थिव स्रोतस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहीं पे जाठराग्नि की बात करें तो जो जाठराग्नि है एवं धात्वाग्नि की मंदता यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अग्नि दृष्टि में वही वापस से मंदाग्नि ही देखने को मिलते हैं। आम की बात करें तो आम की वजह से यहाँ पे जो अग्नि मंद हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे आम उत्पन्न होता है। स्रोत दृष्टि में संग होता है, क्योंकि ये जो तीनों कफ दोष आदि जो वात दोष है, आम है, ये क्या करते हैं, संग करते हैं एक दूसरे के साथ। अधिष्ठान में जो श्लेष्म अधिष्ठान है बेसिकली, जैसे कि आमाशय हो गया, संधि प्रदेश हो गया, कंठ हो गया, हृदय हो गया, यहाँ पे बेसिकली आम और वात का अधिष्ठान देखने को मिलता है। संचार स्थान में सर्वांग शरीर, सभी धमनियों द्वारा ये क्या होता है, पूरे शरीर में फैलता है, जो कि वात द्वारा फैलाया जाता है। उद्भव स्थान में बेसिकली आमाशय में हो सकता है, संधि स्थान में व्यक्त होता है। ये रोग मार्ग में बेसिकली संधि जो है हमारे मध्यम रोग मार्ग में आता है, इसीलिए जो आम वात है वो मध्यम रोग मार्ग का व्याधि माना गया है। और स्वभाव में ये आशुकारी होता है, मतलब शीघ्र पसर करने वाला है और कंठ साध्य या फिर कष्ट साध्य माना गया है। इसके बाद हम बात करेंगे आम वात के भेद के बारे में कि कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं आम वात के। तो बेसिकली दोषों के अनुसार कौन से दोष की प्रबलता है, बेसिकली 7 प्रकार के आम वात माने गए हैं। सबसे पहले 3 दोष के कारण 3 आम वात, फिर 2-2 दोष के कारण 3 आम वात और 1 सन्निपातज आम वात। तो इसमें आता है वातोलवर्ण, वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान, फिर वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ, और फिर आता है सन्निपातज आम वात। वहीं पर सारंगधर ने सिर्फ 4 ही प्रकार बताए हैं। ये जो 7 प्रकार है वो माधव निदान के अनुसार है। सारंगधर के अनुसार 4 प्रकार, जिसमें वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज आम वात आते हैं। और इसके अलावा तीव्रता के अनुसार किस प्रकार से वो एक्ट कर रहा है उसके अनुसार 2 प्रकार के माने गए हैं। एक आशुकारी आम वात होता है, एक चिरकारी आम वात। मतलब कि जो जल्दी आम वात होता है, तुरंत एक्यूट वाला होता है, उसको आशुकारी कहते हैं। जो क्रॉनिक हो जाता है उसको हम लोग चिरकारी आम वात कहते हैं। वहीं पे आम वात के सामान्य लक्षण की बात करें तो आम वात के सामान्य लक्षण में बोला गया है कि अंग मर्दो, अरुचि, तृष्णा, हिर्लास्य, आलस्य, गौरवम, जरह, अपाक, सुनता, अंग नाम वातस्य लक्षण। मतलब कि अंगमर्द होता है, शरीर में थकावट रहती है, और रुचि, खाने की इच्छा नहीं होती, बहुत ज्यादा तृष्णा होती है, बहुत ज्यादा आलस्य रहता है, हृदय गौरव देखने को मिलता है, ज्वर, ये सारे कंडीशन आते हैं। जो भी खाया हुआ रहता है उसका पाचन नहीं होता, अपाक रहता है, शरीर में शून्यता देखने को मिलते हैं। तो ये सारे डिफरेंट वात के कारण लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो लक्षण को अगर हम लोग ऐसे भी देखो तो क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले कि आम जो है उसके सार्वधानिक संचार से रस धातु में
साम्यावस्था उत्पन्न होती है, क्योंकि जो आम वात है वो सआम होती है। साथ ही साथ बोला गया है रसवा स्रोतस में आकर आम का संचार होता रहता है जब तक आम वात के सामान्य लक्षण निम्न प्रकार से उत्पन्न होते हैं। इसमें अंगमार्ग आलस्य देखने को मिलता है, किसके कारण? बेसिकली सामवायु के कारण, और उच्च अविपाक अग्निमांद के कारण उत्पन्न होते हैं। तृष्णा या फिर अंग गौरव ज्वर आम की संचिति के कारण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये स्वेद व रसव स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करता है। और साथ ही साथ शोथ जो है ये सर्वदेहिक जो स्थानिक संधि है, जहां जहां पे भी आमवात के लक्षण उत्पन्न होते हैं वहां पे हमें शोथ ये लक्षण भी देखने को मिलता है। अब बोला गया कि इस अवस्था में जो संधि और संधि स्थान है या फिर अस्थि स्थान है, उसमें आम का स्थान संश्रय होने से संधि शूल आदि लक्षण प्रकट नहीं होते। मतलब कि संधि और अस्थि में स्थान संश्रय आम का नहीं होने से यहाँ पे संधि शूल आदि का लक्षण नहीं देखने को मिलते। जब संधि शूल आदि के लक्षण जो होते हैं प्रवृद्ध आम अवस्था में आते हैं, मतलब कि शुरू की अवस्था में जो वात है वो क्या कर रहा है, शरीर दिन में पूरे तरह से फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो आम है संधि में अच्छे प्रकार से स्थान संश्रित नहीं हुए, इसलिए जो उसकी आशुकारी अवस्था रहती है वहां पे उतना लक्षण प्रकट नहीं होते संधि शूल के। लेकिन जो प्रवृद्ध अवस्था रहती है, जो कि हम लोग ने वेग के अनुसार प्रभाव के अनुसार देखा था, तो प्रवृद्ध अवस्था में क्या होता है, वहां पे क्या होता है, आम का स्थान संश्रय हो जाने के कारण वहां पे संधि शूल आदि लक्षण बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो ये सामान्य लक्षण हो गए जिसमें हम लोग ने संधि शूल नहीं देखा। वहीं पे प्रवृद्ध आमवात के अगर लक्षण की बात करें तो प्रवृद्ध आमवात के लक्षण में बेसिकली ये सारे लक्षण बताए हैं। जैसे कि इसमें बोला गया है कि सह कष्ट सर्व रोगाणाम यदा प्रकोपो भवत हस्त पाद शिरो गुल्फ त्रिक जानु संधिसु करोति सरुजम सोथ यत दोष प्रपद्यते। मतलब क्या बोला गया है कि हस्त पाद सिर गुल्फ और त्रिक और जानू ये जो अलग अलग संधियां हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा सरुज सोथ उत्पन्न होता है। मतलब सोथ तो है लेकिन रुज के साथ है। तो ये सारे लक्षण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ इनमें बेसिकली आपको कुछ ही कठिनता देखने को मिलेगी, स्थूल देखने को मिलेगी, निद्रा विपर्य मतलब अच्छे से निद्रा नहीं लगेगी, त्रुट छर्दी भ्रम मतलब बहुत ज्यादा प्यास रहेगा, छर्दी लगे वोमिटिंग होगी, भ्रम देखने को मिलेगा, मूर्छा देखने को मिल सकते हैं, हृदय ग्रह मतलब कि हृदय रिलेटेड डिजीज देखने को मिलते हैं, विड विबद्धात मतलब कि मल का बद्ध देखने को मिलता है, मलबद्धता देखने को मिलता है, जाड़ता देखने को मिल सकते है, हैवीनेस पूरे शरीर में देखने को मिलता है, आंत्र में कुंजन देखने को मिल सकता है और बैठने उठने में इस तरह के पेन देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी उपद्रव यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द प्रवृद्ध आमवात। वहीं पे दोषानुसार लक्षण की बात करें कि हर एक दोष के अनुसार किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे, तो अगर पित्त प्रधान आमवात है तो वहां पे संधि स्थान में दाह रहेगा, आरक्त वर्णता देखने को मिलेगी। वहीं पे वायु के साथ है तो वहां पे शूल बहुत ज्यादा रहेगा, और कफ के साथ है तो वहां पे स्तिमिता मतलब ठंडी जैसा लगेगा कि गीले कपड़े से ढका हुआ है, गौरवता देखने को मिलेगी, कंडू, ये सभी लक्षण वहां पे उत्पन्न हो गए। तो पित्त में दाह और राग होगा मतलब कि रक्त वर्णता, और वात में शूलता देखने को मिलेगी, कफ में गौरव और कंडू देखने को मिलेगा। वहीं पे आमवात के उपद्रव की अगर हम बात करें तो आमवात के उपद्रव में बेसिकली बोला गया कि यहाँ पे त्रुट होगा, छर्दी होगा, भ्रम होगा, मूर्छा होगा, हृदयग्रह होगा, विड विध्वंस होगा, जाड़ आंत्र कुंज अना होगा, कष्ट जो हम लोग ने प्रवृद्ध अवस्था में देखी थी वही उपद्रव में देखने को मिलते हैं। मतलब कि यहाँ पे तृष्णा हो गया, छर्दी मतलब कोई वमन देखने को मिलेगा, भ्रम देखने को मिलेगा, मूर्छा हो सकती है, हृदय ग्रह मतलब कि गंभीर अवस्था में हृदय ग्रह भी देखने को मिलेगा, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकते हैं, मल विबद्धता देखने को मिलेगी मतलब कि मल सही से निकलेगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, आंत्र में कुंजन होगा, फिर आधमान होगा, अंगों में जाड़ता मतलब हैवीनेस देखने को मिलेगा, और अन्य उपद्रव की यहाँ पे उत्पत्ति भी देखने को मिलती है। तो जो कफ का स्थान होने से जो हृदय है उसमें आमवात की जीर्ण अवस्था के अनेक प्रकार से हृदय रोगों की भी उत्पत्ति देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि कफ जो है वो हृदय में स्थित रहता है, तो इसके वजह से आम में क्या होता है कफ का भी लक्षण देखने को मिल रहा है, क्योंकि आमवात में क्या होता है कफ भी दूषित रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हृदय रोगों की भी उत्पत्ति लेकिन इन द गंभीर अवस्था देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे आम अवध की साध्य असाध्यत्व की बात करें कि कौन सा आमवात साध्य है कौन सा असाध्य है, तो जो एक दोषज आमवात होता है वो साध्य होता है, वहीं पे द्वंद्व जो होता है वो याप्य होता है, और सन्निपातज या फिर जो सार्वदैहिक जो कि शोथ के साथ और उपद्रव के साथ रहे वो कष्ट साध्य होता है। तो साध्य एक दोषज या फिर द्विदोषज और कष्ट सन्निपातक या फिर सार्वदैहिक शोथ युक्त रहे तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं विद इन द आमवात व्याधि।
तो होप आपको आमवाद व्याधि सारी चीजें समझ गई होंगी। जो भी चीजें हमें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ना था, सारी चीजों को हम लोग ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख के जा रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से क्लियर कर सकूं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से और भी फर्दर व्याधि से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे अपडेट होने वाला है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके, इस वीडियो का फायदा ले सके। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी एंड एमएचएस रिलेटेड अपडेट्स रहते हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।